नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये तीसरे नंबर का मॉडल प्रश्न है। इससे पहले मैंने 2 मॉडल प्रश्न आप लोग को और सॉल्व कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है आबकारी आरक्षक करके। ठीक है, तीसरे नंबर का है। इस मॉडल प्रश्न के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आपको इसी प्रकार से तैयारी करने हैं। ठीक है, चलिए तो पहले तो हम लोग आबकारी आरक्षक का जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस पर बात करें तो आपका इंडिया जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे? 33 क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ जीएस से भी आपका 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से, लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी से आपका 7 क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से आपका 7 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 6 क्वेश्चन और मैथ से आपका 7 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी आपका 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाने पर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आबकारी आरक्षक के एग्जाम में। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से तैयारी करिए। चलो तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिया जीएस से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बहुत सारे इसलिए मैं थोड़ा स्पीड तो चलूंगा जी। चलो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? बताओ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही है ना। अगर आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक ये कब आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है कब आयोजित किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया गया था और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया था? तो ध्यान रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा बैठक कब होता है? 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ आपका? दूसरा बैठक हुआ और दूसरा बैठक में क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, दूसरा बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया था? तो ध्यान रखना आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था द्वितीय बैठक में, है ना। जबकि आपका उपाध्यक्ष किससे बनाया गया था? उपाध्यक्ष किससे बनाया गया था? आपको ध्यान रखना है एच.सी. मुखर्जी को, है ना। एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, तब उस केस में क्या बताओगे आप? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष की बात होगा, तो किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को, है ना। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आपको पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। ये आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सभी को पता होगा। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आगे बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? भवभूति, हरिसेन, बौधायन या बाणभट्ट? चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? इसका सही आंसर आपका हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। ये हरिसेन कौन थे? आपका समुद्रगुप्त के। हरिसेन समुद्रगुप्त के कौन थे? आपका दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया। इन्होंने किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की क्या किया? इन्होंने रचना किया। और प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने समुद्रगुप्त ने जो जो अभियान को जीता था ना, उनके बारे में पूरा लिखा था। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। तो क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? इसका सही आंसर आपका हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगर समुद्रगुप्त की बात करते हैं, समुद्रगुप्त को आपका भारत का नेपोलियन, इसको भारत के, है ना, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दिया जाता है। भारत के नेपोलियन किन्हें संज्ञा दिया जाता है? ये आपका गुप्त वंश के महान प्रतापी शासक हुए। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो हरिसेन ने अपनी रचना प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए
विजय अभियान का उल्लेख किया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, हरिसेन हो जाएगा। क्या होगा आपका, हरिसेन हो जाएगा। और बाणभट्ट के बारे में ध्यान रखना, बाणभट्ट की रचना का नाम कादम्बरी, इसकी रचना का नाम आपका कादम्बरी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि कादम्बरी की रचयिता कौन है, तो आपका बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हरिसेन हो जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? लोनार क्रेटर झील, कोल्लेरू झील, चिल्का झील या पंचभद्रा साल्ट लेक? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? इसका सही आंसर आपका चिल्का झील। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। बाकी लोनार झील ये कहाँ आपका, महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ जी, महाराष्ट्र में। जबकि कोल्लेरू झील ये कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश में। इसको भी आपको याद रखना है। बाकी चिल्का झील कहाँ आपका, उड़ीसा में है ना। चिल्का झील कहाँ है जी आपका, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। और याद रखना उड़ीसा में ही महानदी पर, याद रखेंगे उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध है ना। हीराकुंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महानदी को हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। इसी महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, कहाँ आपका, उड़ीसा में। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या था कि कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? इसका सही आंसर आपका चिल्का झील हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7, 5, 8 या 6, है ना। अगर श्वेत प्रकाश की बात करते हैं ना, श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो वो आपका कितने, 7, 7 आपका रंगों से, 7 रंगों से, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि देखो कौन कौन से 7 रंग, आपका बैजानी, आपने नाम सुना होगा, बै जा नी ह पी ना ला, है ना। बै से आपका बैंगनी, ठीक है, बैंगनी हो जाएगा। जा से आपका जामुनी हो जाएगा, जामुनी। नी से आपका हो जाएगा नीला हो जाएगा, ठीक है। ह से क्या होगा, हरा हो जाएगा। पी से क्या होगा आपका, पीला हो जाएगा, ठीक है। ना से क्या होगा आपका, नारंगी हो जाएगा। और ला से क्या होगा आपका, लाल हो जाएगा, ठीक है। देखो इस घटना को आप कहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। देखो एक आपको क्या लेना है, प्रिज्म लेना है। और प्रिज्म में क्या करना है आपको, श्वेत प्रकाश को ऐसे गुजारना है। जब आप प्रिज्म से ना श्वेत प्रकाश को गुजारोगे तो जो श्वेत प्रकाश होता है अपने अवयवी रंगों में अर्थात कलर के स्पेक्ट्रम में से क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपका श्वेत प्रकाश होता है ना, आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आपने इंग्लिश में ये भी याद होगा, याद किया होगा, VIBGYOR, विबग्योर, आपने ऐसा याद किया होगा, है ना। हिंदी में बैजानी है पिराला, और इंग्लिश से विबग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगा, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, और वाई से आपका पीला, ओ से ऑरेंज, और आपका आर से आपका रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मकासर जल डमरू मध्य, 8 डिग्री चैनल, मेसिना जल डमरू मध्य, या पाक जल डमरू मध्य, और मन्नार की खाड़ी? किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? मतलब श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? इसका सही आंसर आपका पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पाक जल जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, इसके द्वारा श्रीलंका भारत से क्या होता है, जो आपका अलग होता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? क्या बोल रहे हैं आपका, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका, विटीकल्चर, ठीक है। और सेरीकल्चर का संबंध तो आपका रेशम उत्पादन से, किससे, रेशम उत्पादन, इसका संबंध रेशम उत्पादन से है। जबकि हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, आपका फल और सब्जियों के उत्पादन से, फल और सब्जियों के उत्पादन से है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया था अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर आपका विटीकल्चर हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। बाकी एक चीज और ध्यान रखना, इमली अंगूर, है ना, इमली में हो जाएगा, इमली के बाद अंगूर हो जाएगा, अंगूर के बाद आपका अनानास हो जाएगा, इमली अंगूर अनानास, आपका केला हो जाएगा। इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? महाकवि कालिदास, कल्हण, महादेवी या भारवी? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कुमार संभवम ये किस लेखक की साहित्यिक कृति है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाकवि कालिदास। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रघुवंशम, है ना, मैं इसके रचना के नाम लिख रहा हूँ, रघुवंशम। रघुवंशम के बाद आपका कुमार, कुमार संभवम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मालविका अग्निमित्रम, है ना, मालविका, मालविका, मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम,
और मेघदूतम, 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 ये सब आपका किसकी, कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, मालिका, अग्निमित्रम, है ना, और मेघदूतम, ये सब आपका महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। बाकी कल्हन के बारे में याद रखना है, इसकी रचना का नाम राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी कई बार पूछा गया है कि राजतरंगिणी इसके रचयिता कौन है, तो कल्हन हो जाएगा। भारवी के रचना का नाम है आपका किरातार्जुनीयम, है ना, किरातार्जुनीयम, ये इसकी रचना का नाम है जी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। तो कुमार संभवम ये किस लेखक की साहित्यिक कृति है, महाकवि कालिदास जी। इसकी और प्रमुख रचना है रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ये सब इसकी प्रमुख रचना है। और मेघदूत का जो रचना किया था कालिदास ने, उसका छत्तीसगढ़ में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, पंडित मुकुटधर पांडे। आपने नाम तो सुना होगा छत्तीसगढ़ में पंडित मुकुटधर पांडे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के छायावादी प्रवर्तक कवि है ना। तो मुकुटधर पांडे जी ने कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मुकुटधर पांडे ऐसे शख्स है जिन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और मुकुटधर पांडे जी ने ही सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा भी कहा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका महाकवि कालिदास हो जाएगा। आगे बात करते हैं, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून या 5 जून। बताओ जी, आपका विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 अप्रैल, ठीक है। साहित्यकार विलियम शेक्सपियर के सम्मान में, है ना, किसके सम्मान में, आपका विलियम शेक्सपियर, साहित्यकार विलियम शेक्सपियर, है ना, विलियम शेक्सपियर के सम्मान में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को आपका पुस्तक दिवस, बुक डे, पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। आगे बात करते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अर्थात नालको का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा, नूनमती आपका असम, और रायपुर छत्तीसगढ़ या डिगबोई असम। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आपका नालको का पंजीकृत कार्यालय, और नालको को किस नाम से जानते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, है ना, भुवनेश्वर उड़ीसा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, नालको का 1981 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि एशिया का छठा सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। एशिया का छठा सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम क्या आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपको याद रखना है। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया है सबका आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ आपका 1981 को, 1981 को इसकी स्थापना किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या दिखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी, मैडम भीखाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, है ना, और डॉक्टर एनी बेसेंट। देखो मैडम भीखाजी कामा के बारे में आप लोग को पता होगा, विदेशी धरती पर उन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी, इसका सही आंसर आपका डॉक्टर एनी बेसेंट। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1898 में बनारस केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, है ना, 1898 में क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1898 में। फिर 1916 में कॉलेज को मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है। मैडम भीखाजी कामा ने विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इसकी प्रमुख रचना का नाम गीतांजलि है, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो इसका सही आंसर आपका डॉक्टर एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, उन्नाव, सिकंदरा, एटा या रामपुर। अकबर का मकबरा बताओ इसका कौन से स्थान पर स्थित है। तो अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है जी, आपका सिकंदरा में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी या कोई मुद्रा नहीं। विमुद्रीकरण को, तो विमुद्रीकरण को किस नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर आपका नोटबंदी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले 1946 में क्या गया था, आपका नोटबंदी किया गया था। उसके बाद आपका 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर 500 और आपका 1000 के नोट को, है ना, 1000 के नोट को बंद करने की क्या किया था, आपका घोषणा किया था, घोषणा किया था। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि विमुद्रीकरण को किस नाम से भी जाना जाता है, इसका सही आंसर आपका नोटबंदी हो जाएगा। आगे बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, पहला तो बिल्कुल सही है। माल और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाया जाता है, दूसरा भी आपको बिल्कुल सही है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, और चौथा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर व्यापक उगाही और वसूली है। तो चौथा भी आपको बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा देखिए, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। एक्चुअल में ना प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी कानून और प्रशासन होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी कानून और प्रशासन होता है, अपना जीएसटी कानून और क्या होता है? जब आपका प्रशासन होता है। जबकि यहाँ पास क्या पर है, देखिए जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य बोल रहा है, एक सामान्य कानून और प्रक्रिया, गलत है। प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी कानून प्रशासन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है जी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? देखो पारादीप की बात करते हैं। पारादीप बंदरगाह तो आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में। आपका मुर्मुगांव बंदरगाह ये कहाँ आपका? गोवा में। कहाँ आपका? गोवा में। कांडला इसी को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, यही कहा आपका? यही है आपका कहा? गुजरात में। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। बाकी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पूछेगा तो कहाँ बताओगे? ये कहाँ है? जो आपका महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे समझ में, तो कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह। बाकी पारादीप बंदरगाह तो उड़ीसा में है, ठीक है। और आपका मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना आजाद? इंपॉर्टेंट है, संस्थापक के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? इसका सही आंसर आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? पालक, दही, इमली या सिरका? देखो अगर बात करते हैं सिरका, तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इमली में आपका टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। पालक में कौन सा एसिड आपका? पालक में ऑक्जेलिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जबकि दही में, अर्थात खट्टा दूध, दही बोल सकते हैं या खट्टा दूध बोल सकते हैं, दही या खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? आपका लैक्टिक एसिड, इसको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है एप्पल में, है ना, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा एसिड? आपका ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। और चींटी के डंक में, है ना, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। दूध में लैक्टिक, दूध या बोल सकते हैं दही में ना, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? गोदान बहुत इंपॉर्टेंट आपका रचना है। किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास? इसका सही आंसर आपका मुंशी प्रेमचंद। इसको 1936 में, ये जो आपका गोदान है ना, ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखना आपका, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये आपका 1936 में क्या हुआ था जी? आपका प्रकाशित हुआ था। ये 1936 से प्रकाशित हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शंस इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री और आपका पद्म भूषण। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आप लोगों को सही आंसर करना है कि कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका भारत रत्न है ना। जो ऑप्शन दिया गया इस पर देखा जाए तो आपको भारत रत्न क्या आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है ना। देखो आपका होता है पद्मश्री के बाद होता है आपका पद्म भूषण के बाद होता है जब पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण के बाद क्या आपका भारत रत्न, क्या भारत रत्न ये आपका क्या है? सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपका भारत रत्न। तो जिन्होंने आपको सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखो आप आबकारी आरक्षक का एग्जाम दे रहे हो, मतलब पुलिस विभाग से संबंधित है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930, 1910,
1940, 1920, या बोल सकते हैं 1930, 1910, 1940 या 1920। तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपका 1930। जिन्होंने आपका ये ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपका 1930। इसको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? गुड़ी पड़वा ये किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका महाराष्ट्र। कहाँ का? महाराष्ट्र का, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका आयोजन चैत्र माह के पहले दिन होता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा इसका आयोजन आपका चैत्र माह के पहले दिन, इसका आयोजन चैत्र माह के पहले दिन होता है, पहले दिन होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय या योजना मंत्रालय? देखो, अगर जनगणना की बात करते हो तो जनगणना आपका केंद्र सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? इसका सही आंसर आपका गृह मंत्रालय। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपको सही है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है, लेकिन ये आपका 2011 में जनगणना हुआ था, 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण 21 में नहीं हो पाया था जी, है ना। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी ये किस मंत्रालय पर है? तो आपको गृह मंत्रालय पर, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर या मुंबई? आपको बताना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो आपका नई दिल्ली, है ना। इसका सही आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना आपका 1993 को किया गया था, 1993 को किया गया था, है ना। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए G20 का पूर्ण रूप क्या है? आपका ग्रैंड 20 या ग्रुप ऑफ 20 या आपका 20 की प्रताप महिला ग्लोरी ऑफ 20 या 20 का जनसमूह गैदरिंग ऑफ 20? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? G20 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर आपका 20 का समूह ग्रुप ऑफ 20, है ना। ग्रुप ऑफ 20, G20 आपने देश नाम सुना होगा, है ना। तो आपका G20 ये किसका समूह है? आपका ग्रुप ऑफ 20, 20 का समूह होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बेसल समिति, केलकर टास्क फोर्स या रेखी समिति या सी रंगराजन समिति? क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? केलकर टास्क फोर्स। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। ठीक है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार आपका केलकर टास्क फोर्स, है ना, इन्होंने क्या किया था? आपका प्रस्तावित किया था। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या प्रशांत महासागर? जो नर्मदा नदी है ना, वो आपका अरब सागर में अपना जल गिराती है। ध्यान रखना, नर्मदा नदी इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपका अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका नर्मदा नदी है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसी पे आपका धुआंधार वाटरफॉल ये सब निर्मित है जी, है ना। चलो, इसका सही आंसर आपका अरब सागर हो जाएगा। जबकि जैसे कि गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, है ना, ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये सब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आपको बताना गोदावरी। गोदावरी आपका सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका अरब सागर। आगे बात करते हैं, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। कजरी, ख्याल, रसिया या चरकुला? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। इसका सही आंसर आपका रसिया। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के किस शासक की पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? बताना है। ये सब आपको गुप्त वंश के शासक के नाम है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की पुत्री थी? इसका सही आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? विक्रमादित्य। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता था, है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पुत्री का नाम क्या था? आपका प्रभावती गुप्त। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश
आपको बताना है वाकाटक नरेश किसके साथ कराया था, है ना। मैंने क्वेश्चन किया कि जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश के साथ कराया था, तो वो वाकाटक नरेश का आप लोग को नाम कमेंट सेक्शन में बताना है जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसका सही आंसर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। बाकी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनी राय या श्री प्रेम बिहारी नारायण राजा था? क्या बोल रहा है, क्या किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? इसका सही आंसर आपका श्री नंदलाल बोस, जिन्होंने ऑप्शन लगाया सेकंड ऑप्शन सबका आंसर सही है, श्री नंदलाल बोस हो जाएगा, ठीक है। आपका नंदलाल बोस जी ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? आप लोग को पता होगा इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे, है ना। उन्होंने आपका नोटबंदी के तहत 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। कब, आपका 2016 की बात हो रहा है ना। इसका सही आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया। सबका आंसर आपका सही होगा। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। आप सबको पता होगा उस समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन जी थे। जलियांवाला बाग नरसंहार, कामागाटा मारू हादसा, लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज। चलो बताओ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया था? इसका सही आंसर आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। बहुत खतरनाक था, है ना, जो हुआ था आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। इसी कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, त्याग दिया था। इसको भी आपको याद रखना है। चलो, तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, वेलिकोंडा पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, बालाघाट पर्वत श्रृंखला? बताओ। देखो यहाँ से एक चीज पता लग रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी है। ये कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही आंसर आपका नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, है ना। और ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, आपका अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो 2695 मीटर, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई आपको 2695 मीटर है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार से हमने भी इंडिया जी से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, है ना। देखो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग मॉडल प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं जी, है ना। जब पर्टिकुलर जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल अभी हम लोग मॉडल क्वेश्चन पत्र सॉल्व कर रहे हैं, तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या देखते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? देखो क्या बोल रहा है, ये जैसे आपने सुना, ये पढ़ा होगा, ये है ना, ये आपका उत्तर दिशा है, ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपका पूर्व दिशा है और ये आपका पश्चिम दिशा है। अब किसकी बात हो रहा है, देखो आपका पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ये आपका पूर्व है और ये आपका उत्तर, इसके बीच की दिशा, मतलब इसकी बात हो रहा है। इसको किस नाम से जानते हैं, फिर इसको देखेंगे, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ईशान हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ईशान हो जाएगा। देखो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, वायव्य। इसको क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। और आपका उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आपका ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को आपका नैऋत्य, है ना, इसको नैऋत्य कहा जाता है। जबकि आपका पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आपका आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय। किस प्रकार से याद करोगे, VI, है ना, VINA, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, वीना, है ना। वायव्य, ईशान, उसके बाद नैऋत्य, उसके बाद आग्नेय। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा? इसका सही आंसर आपका ईशान हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलो बाकी छत्तीसगढ़ी में पूर्व को उत्ती बोलते हैं और पश्चिम को बुड़ती कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी तो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और 10 बजने को 15 मिनट है। बताओ इसका सही आंसर क्या है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? देखो पहले देखो, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। दूसरा, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये तो आपका गलत है। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर कौन यहाँ का सी होगा।
लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते, अब ये सही होगा तो इसलिए गलत है। वह ऑफिस से बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तीसरा भी गलत है। वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, अब ये सही होगा तो ये भी गलत है। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी गलत है आपका। 10 बजने में 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट है, तो तीनों तो गलत है। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन, दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, अजवायन, विहार, पराधीनता या मुद्रिका। अगर इसमें पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं तो पुल्लिंग शब्द कौन सा आपका, विहार। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें से, विहार इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा जी, ठीक है। बाकी अजवायन, पराधीनता, मुद्रिका ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखना। देखो आपका एक होता है पुल्लिंग शब्द, एक स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जबकि स्त्रीलिंग से आपको स्त्री जाति का बोध होता है, याद रखना। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे, और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, सोना, हस्ताक्षर, प्राण दर्शन। हमेशा ध्यान रखना ये जो आपका सोना शब्द है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, किसमें होता है, हमेशा एक वचन में होता है जी। सोना का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, याद रखना। जबकि हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन इसका प्रयोग आपका बहुवचन में होता है, किसमें होता है, बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसको बहुवचन कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका सोना हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होता है। देखो एक होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत से जो नए हिंदी शब्द बनते हैं उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि आपको कौन से तद्भव शब्द है, शांति, काज, जलधि या ताप। इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा आपका तद्भव शब्द है, इसका सही आंसर आपको काज हो जाएगा। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। अगर काज का अगर तत्सम की बात करें, काज का तत्सम क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य का ही तद्भव क्या हो जाएगा, काज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा, आपका सेकंड ऑप्शन काज, ये क्या आपका तद्भव शब्द है। बाकी शांति, जलधि और ताप ये आपका तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। चलो जलधि, आप लोग बताओगे जलधि किसका पर्यायवाची होता है, तो जलधि किसका होता है आपका, जलधि होता है समुद्र का, ठीक है। जलधि ये किसका पर्यायवाची होता है, जब आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना। जलधि, निरधि, वारिधि, है ना, अम्बुधि, पयोधि, ये सब आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। चलो आगे बात करते हैं, इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द की बात हो रहा है। पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, डंडा, नाक या नव्य, स्वर्णकार। देखो कौन से विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, इसका सही आंसर आपका नव्य और स्वर्णकार। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है ना। नव्य इसका तद्भव रूप क्या होगा, नया, और स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा आपका, सुनार हो जाएगा। इसका क्या होगा, तद्भव रूप सुनार हो जाएगा, है ना। तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, इसका सही आंसर आपका नव्य और स्वर्णकार। नव्य का तद्भव रूप क्या होगा, नया, और स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा आपका, सुनार हो जाएगा। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द की बात हो रहा है, ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बात करते हैं, नलिन और राजीव शब्द ये किस शब्द के पर्यायवाची है, अंबर, कमल, उपवन या उत्कर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमल हो जाएगा। जो नलिन और राजीव है ये किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है आपका, कमल के। अगर कमल के पर्यायवाची की बात करते हैं तो कमल का पर्यायवाची क्या होगा, जलज, है ना। जलज हो जाएगा, जलज के बाद नीरज, नीरज के बाद वारिज, वारिज के बाद आपका अंबुज, अंबुज के बाद आपका तोयज, तोयज के बाद आपका पयज, है ना, तोयज, तोयज के बाद पयज। ये सब आपका कमल के पर्यायवाची है। साथ ही साथ अरविंद हो जाएगा, अरविंद, अरविंद के बाद आपका नलीन हो जाएगा, नलीन के बाद आपका कुवलय हो जाएगा, कुवलय, कुवलय के बाद आपका पंकज हो जाएगा, पंकज के बाद आपका पुंडरीक हो जाएगा, पुंडरीक, पुंडरीक के बाद आपका सरसीज हो जाएगा, सरसीज, ठीक है। उसके बाद आपका नीलोत्पल हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची होता है, सब आपका कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो जिन्होंने आपको सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। अंबर, अंबर किसका पर्यायवाची, अंबर तो आकाश का होता है, आकाश, अंबर, गगन, नभ, ये सब आपका आकाश का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम की एग्जाम्पल है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। देखो अगर बात करते हैं सर्वनाम का, तो सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा शब्द की जगह, याद रखना सर्वनाम किसे कहा जाता है, अगर सर्वनाम की बात होगा जी, है ना। अगर सर्वनाम की बात करते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम तो संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सुंदरता प्रदान करता है, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार की बात करते हैं तो सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है। ये कुछ 6 प्रकार कौन कौन सा होता है, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर बात करते हैं क्यों और कब, ये कौन से सर्वनाम के एग्जांपल है, प्रश्नवाचक, है ना। आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए,
तो क्यों क्या है, इसमें प्रश्न करने का बोध हो रहा है, तो किस कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन्होंने आपका ये ऑप्शन लगाया है सबका आंसर सही है। बाकी निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के लिए वाचक शब्द की बात करते तो स्वयं हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, आप हो जाएगा, खुद हो जाएगा। जैसे कि देखो, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। मतलब जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग खुद के लिए होगा ना, तब वहां क्या होता है, आपका निज सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए वाचक शब्द कोई और कुछ, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है ना, कोई और कुछ ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए वाचक शब्द होता है। जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए वाचक शब्द आपका क्या होता है, यह वह। जैसे बोलता हूँ कि यह मेरा पेन है, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है ना। लेकिन चाय में कुछ गिरा है, तो इसमें तो अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसमें निश्चितता का बोध कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का एग्जाम्पल है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, चलो, मदिरालय, मदिरा धन अलय, ये तो गलत है, अलय नहीं होता है, आलय होता है। मदिरा धन आलय, यही आपका सही आंसर है ना। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया मदिरा धन आलय, इसको मदिरालय बोले। इसमें कौन सा संधि, आपका स्वर संधि, और स्वर संधि की भी कौन सा प्रकार है आपका, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि के भी कौन सा प्रकार है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्वर संधि किसे कहेंगे, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आपका अयाधि स्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पास मदिरालय में कौन सा संधि है, आपका दीर्घ स्वर संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मदिरा धन आलय। आलय मतलब क्या होता है, घर, और मदिरा मतलब क्या, एक प्रकार से शराब, तो शराब का घर, इसी को मदिरालय कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थायी मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना है, पहला, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। चौथा, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तीतर बितर करना चाहिए। देखो, एक कंडीशनल क्वेश्चन है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तीतर बितर करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, पुलिस विभाग में जो जॉब करने वाले हो, पुलिस विभाग का आपका क्या है, आपका वो है, नौकरी है आपका आरक्षक का। तो इस प्रकार से कंडीशनल क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे कि आपका विचार क्या रह गया, आप उसका समय क्या करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तीतर बितर करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। शेर, मांद, खरगोश क्या, यहाँ पास क्या आएगा। देखो, अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें ना। शेर, देखो, शेर जहाँ रहता है उसको मांद कहते हैं, और खरगोश जहाँ रहता है उसको क्या बोलेंगे, बिल, छिद्र, खाई या गड्ढा। इसका सही आंसर आपका बिल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जब आपका बिल होगा, है ना, तो यहाँ पास क्या आएगा, आपका बिल आएगा। चलो, तो इसका सही आंसर आपका बिल हो जाएगा। खरगोश को छत्तीसगढ़ी में लम्हा कहते, ध्यान रखना। शेर को आपका बघुआ कहा जाता है। चलो, 120/3 है ना, यहाँ पास क्वेश्चन दिया है आपका क्या, 120/3 प्लस 8×3 -14, तो कितना होगा, 40 प्लस 8 या 24 माइनस 40, तो 40 खत्म, तो क्या हो जाएगा 24। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया है सबका आंसर क्या होगा, आपका सही होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आप एक जांच अधिकारी है और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तो आपको पहला, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े हुए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। दूसरा, औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करना चाहिए। तीसरा, अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। और चौथा, अब अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। देखो, एक कंडीशन दिया है, क्या बोल रहे हैं कि आप एक जांच अधिकारी है और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। तब आपको क्या होना चाहिए, आपको अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेशकश कराना चाहिए। तो जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया है सबका आंसर क्या होगा जी, आपका सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से कंडीशनल क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तैयारी इसी प्रकार से आपको करने हैं। आगे बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। चलो देखते हैं जी, श्रेणी को पूरा करेगा। क्या क्या दिया आपका, 8 दिया है, 23 दिया है, 38 दिया है, उसके बाद 53 दिया है, फिर 68 दिया है, फिर इसके बाद क्या आएगा। चलो देखो, 8 23 कितना का गैप है यार, 15 15 8 23 है ना। उसके बाद यहाँ पे 23 और 38, यहाँ भी 15 का गैप है। उसके बाद क्या है, 38 38 और आपका 53, 38 और आपका 53,
13 में 8 5, तो यहाँ भी 15 का गैप है ना। उसके बाद 68 और 53 देख लो, 68 में अगर 53 घटाओगे तो 8 में 3 गया 5, 6 में 5 गया 1, 8 में 3 5, 6 में 5 गया 1, तो यहाँ भी 15 का गैप है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपको 15 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पास क्या आएगा आंसर में, देखो 85, 78, 87 या 83। तो चलिए 15 का गैप होना चाहिए ना, 15 का गैप, 15 का गैप मतलब आपका 83 में अगर मैं 68 घटाता हूँ, 13 में 8 गया 5, और यहाँ 7, 7 में 6 गया 1, बिल्कुल सही है। ये आपका 83, यहाँ पास क्या आएगा, जब आपका 83 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ ऑप्शन 83। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है ना, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। चलो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है और राम रानी का भाई है और राम का पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहन है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो ये आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो वापस से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। देखो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, चलो जो कंडीशन है उसी हिसाब से बनाते हैं। ये सुरेश की बहन है ना, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन, सुरेश की जो बहन है वो क्या है आपका, राम की पत्नी है। चलो ये आपका राम बना, ये राम है ना, तो राम की क्या है, ये पत्नी है जो सुरेश की बहन है। रानी, उसके बाद राम रानी का भाई है, जो आपका राम है ना, ये किसका भाई है, राम रानी का, राम रानी का भाई है, ये आपको ध्यान रखना है, राम रानी का भाई है। राम का पिता मधुर है, अगर राम के पिता की बात करते तो राम का पिता कौन है, जो आपका मधुर है। पिता को मैं ऊपर से दर्शाया हूँ, राम का पिता कौन है, मधुर है। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी है। चलो राम की दादी मतलब मधुर के पिता की माँ, मतलब ये आपका क्या है, आपका शीतल। ये शीतल कौन है, शीतल आपका राम की दादी है, शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहन है, रेमा शीतल की बहन है। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेमा शीतल की बहन है जी, रेमा शीतल की बहन है। उसके बाद रोहित रानी के भाई का बेटा है, क्या बोल रहा है आप देखो, रेमा शीतल की बहन है बोल रहा है, रेमा शीतल की बहन है, रीमा, रीमा शीतल की बहन है कि आपको मधुर की बहन है यार, रेमा शीतल की बहू है यार, बहन पढ़ रहा था ना, रेमा शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू है। जो रेमा है वो शीतल की बहू, में बहन पढ़ रहा था तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा था। रेमा शीतल की बहू है ना, तो शीतल की बहू मतलब इसका बेटा मधुर है, तो मधुर की पत्नी कौन होगा, रेमा है ना, कौन होगी, रेमा होगी। रेमा आपका मधुर की पत्नी हो गया। और रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित है वो आपका रानी के भाई का बेटा है। तो आपका देखो रानी का भाई कौन है, राम, और राम का बेटा कौन है आपका, रोहित। राम का बेटा कौन है आपका, रोहित, यही तो बोल रहा है ना। देखो रोहित रानी के भाई का बेटा है, अब रानी का भाई कौन है, राम, तो राम का बेटा कौन हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। तो रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये जो रोहित है और ये सुरेश, इसका संबंध किस प्रकार से, रोहित और सुरेश इसका संबंध किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सुरेश की बहन, सुरेश की बहन, सुरेश की जो बहन है ना, बहन का बेटा का नाम क्या है आपका, रोहित। तो सुरेश रोहित को, रोहित का क्या है ना, मतलब आपका रोहित सुरेश से क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहित सुरेश को किस प्रकार संबंधित है, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही आंसर आपका मामा भतीजा। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, कितना, हर मिनट ना, हर मिनट क्या हो रहा है आपका, दोगुनी हो जा रहा है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी, है ना। इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा आपका, 59 मिनट। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका 30 मिनट, क्योंकि बोल रहा है आपका टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है ना, 1 घंटे में, तो टोकरी कब आधी भरी थी, इसका सही आंसर आपका 59 मिनट हो जाएगा। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याएं दिया गया है 13:9 के अनुपात में है और उनका HCF का वैल्यू दिया 13, तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, ठीक है। चलो हम लोग मान लेते हैं कि रोहन का वेतन आपका 2x है और सोहन का वेतन कितना है जी आपका 3x है, सोहन का आपका कितना है 3x है। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है, ठीक है, 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपका 2x प्लस 2000, 2000 की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 3x प्लस कितना आपका 2000, इसमें हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अनुपात कितना हो जाता है बोल रहा है, अनुपात हो जाता है आपका नया अनुपात 40:57 हो जाता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस गुना बस करिए, ऊपर नीचे गुना करना है। 57
ठीक है। 57 इंटू 2x प्लस 2000 ये हो जाएगा बराबर 40 इंटू 3x प्लस 2000 हो जाएगा, ये होगा जी। चलो उसके बाद गुना करिए तो क्या होगा आपको यहाँ पास देखो 57 गुना 2x, तो 57 दूनी कितना होता है 57 गुना 2, तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 11 114 हो जाएगा। तो ये 114x प्लस यहाँ पास कितना होगा 57 गुना 2000 करो जी, आपका 2000 गुना 57, ठीक है। अगर आप 2000 गुना 57 करोगे तो कितना आएगा, देखो ये 0 0 0 7 दूनी कितना होगा 14 हो गया, 5 शून्य हम शून्य 5 शून्य हम शून्य 5 शून्य हम शून्य और 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया 0 0 0 4 1 1 है ना। तो 11 उसके बाद कितना 4000, कितना हो गया आपका 11 4000 ये हुआ बराबर 4 दिया 12 120 एक्स प्लस 4 दूनी 8, यहाँ पास कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 40 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पास 80,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलो ये अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका 6x, यहाँ से क्या होगा आपका 6x है ना, यहाँ से क्या होगा आपका 6x बराबर 6x बराबर अगर आप इसमें घटाओगे है ना 1,14,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,14,000 में अगर आप 80,000 को घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 120 में 14 को घटाया तो 6x आया, अब इसमें आप घटाओगे 1,14,000 में 180 को मतलब 80 को तो कितना होगा कितना होगा यार आपका ये कितना होगा आपका 36,000 है ना, अराउंड कितना आएगा आपका 36 बोलता हूँ 34,000, कितना आएगा 34,000 आएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका 34,000 अपॉन 6 हो जाएगा, जाहिर सी बात है अगर आप इसमें घटाओगे ना तो आपका 34,000 आएगा। तो यहाँ पास है आपका x का वैल्यू हो जाएगा 34,000 बटा 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि आपका सोहन का वर्तमान वेतन क्या है, तो हमने कितना माना है 3x माना है ना, 3x माना है तो आपको x का वैल्यू पता लग गया है। सोहन का इनकम हमने कितना माना है 3x माना है, तो x का वैल्यू तो पता लग गया, तो क्या करोगे 3 गुना 34,000 बटा 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 एकम 2 17,000, इसका सही आंसर क्या होगा 17,000। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया है सबका आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। ठीक है चलो आगे बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष फल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष फल बचेगा, 3 1 4 या 2। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष फल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष फल बचेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा आपने, फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला क्या आपका भाज्य बराबर, ठीक है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक गुना भागफल, भागफल धन क्या होता है जी आपका शेष फल, आपने ये फार्मूला पढ़ा है। ठीक है अब देखो आपको क्या बनना है यहाँ पास मानना है ना, माना माना भागफल एक है, माना क्या है आपका भागफल, भागफल क्या है आपका एक है। अब क्या बोल रहा है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर मतलब भाजक का, भाजक का वैल्यू क्या दिया आपका 119 दिया है, ठीक है शेष फल कितना बचता है 19, और शेष फल का वैल्यू कितना दिया है, शेष फल का वैल्यू दिया आपका 19 दिया है, ठीक है। जबकि हमने अभी माना क्या भागफल, हमने माना भागफल का वैल्यू कितना एक हमने माना, भागफल का वैल्यू कितना हमने माना एक माना। अब देखो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल धन शेषफल, भाजक क्या आपका ये 119 हो जाएगा है ना, गुना भागफल को हम लोग क्या मार रहे हैं, भागफल को हम लोग क्या मार रहे हैं एक मार रहे हैं, तो 119 गुना एक धन शेषफल कितना है आपका, शेषफल कितना दिया आपका 19, ठीक है। तो आपका भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर 19 धन आपका 119 धन 29 कितना होगा जी आपका 119 धन आपका 19, तो 9 9 18 कितना हो गया आपको 128, कितना हो गया आपको 128 बोलते हैं यार 19 दूनी 38 138, कितना हो गया आपको 138। लेकिन क्या बोल रहा है यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब जो 138 आया है, अब जो 138 आया है 138 जो आया है इसको आपको किससे भाग देना है 17 से, 17 से भाग देना है, तो भाग दे दीजिए 17, 17 अट्ठे कितना होता है आपका 17, 17 गुना 8 136 होता है साथ, देखो 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 कम 8 8 5 13 136 है ना, तो 17 अट्ठे कितना होता है आपको 136, तो कितना बच गया 2 बच गया, तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, कुछ नहीं है बस ये फार्मूला याद करना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल है ना। और इसमें भाजक का वैल्यू दिया है 119, शेषफल का दिया है वैल्यू आपका 19, आपको भागफल क्या मानना है एक मानना है, एक मानकर इस फार्मूला में आपको रख देना है ना। फिर आपको ये भाज्य का वैल्यू निकल जाएगा कितना 138, तो 138 को फिर कितना से भाग देना है बोल रहे 17 से, तो कितना शेषफल बचेगा, तो आपको 2 शेषफल बचेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, ये हमने अभी मैथ्स के रीजनिंग के छत्तीसगढ़ जीएस के लैंग्वेज के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस के, इसके जी आपका छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं
आपका नया आपका पीडीएफ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका नया पीडीएफ लगा दे रहा हूँ। चलो जी, ठीक है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ मैंने बताया है। अब मैं छत्तीसगढ़ जीएस के लिए एक नया पीडीएफ लगा दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, यह क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है, यह देश का 26वें क्रम का राज्य बना, और यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, और यह मध्य प्रदेश का 33.47% है। देखो ये चार ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन को आपको पढ़ना और बताना कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखो, यह क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो कितना है इसका क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है जी आपका, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में आपका कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, ये हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह क्षेत्रफल के आधार पर 9वां बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। पहले 10वां में आता था क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था उस केस में ना, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो अब ये 9वें क्रम में आता है। यह देश का 26वें क्रम का राज्य बना है, ये बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता होगा आपका 2000 में है ना, 2000 में आपका 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को आपका क्या बना, उत्तराखंड बना, और 15 नवंबर सन 2000 को क्या बना, झारखंड बना। और 1 नवंबर सन 2000 को जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये हमारे भारत के कौन से क्रम का राज्य बना, 26वें क्रम का, जबकि उत्तराखंड 27वें क्रम का, और आपका झारखंड 28वें क्रम का, है ना, ये ध्यान रखना है। लेकिन हमारे वर्तमान में भारत में 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, बिल्कुल सही। मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है ना। तो ये तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और यह मध्य प्रदेश का 33.47% है, ये गलत है। ये मध्य प्रदेश का 30.47% है, आपको ध्यान रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य की बात करते हैं तो मातृ राज्य कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग करके हमारे छत्तीसगढ़ को बनाया गया है, और हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद अलग हुआ है। कितने वर्षों बाद, 44 वर्षों बाद क्या हुआ है, आपका अलग हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया वही सही है, क्योंकि इसमें असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या आपको गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, बाकी सब सही है जी ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। साल बोरर, सरई, रिंडरपेट्स, पहाड़ी मैना। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन और देखिए, ये है छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा पर किस तिथि को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, जुलाई 2001, 1 नवंबर 2019, 8 अक्टूबर 2019 या 8 नवंबर 2019। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा पर किस तिथि को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया, इसका सही आंसर आपका 8 अक्टूबर 2019। आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा है, जिस पर हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 अक्टूबर 2019 को डाक टिकट जारी किया था। और राजकीय पशु वन भैंसा की बात करते हैं तो इसका संरक्षण उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, साथ ही साथ आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ इनका संरक्षण किया जा रहा है, और इसी को बुबालिस के नाम से जानते हैं। और जो राजकीय पशु वन भैंसा है, इसको एक बीमारी हो रहा है जिसका नाम क्या है, रिंडरपेट्स नामक बीमारी के कारण इसकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। इसका सही आंसर आपको 8 अक्टूबर 2019 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो, साल बोरर, सरई, रिंडरपेट्स, पहाड़ी मैना, राजकीय प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001, या छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001। बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा असत्य है। देखिए, साल बोरर ये आपका साल या सरई है ना, साल या सरई, और साल या सरई ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। तो जो साल बोरर नामक बीमारी साल या सरई को होता है, तो पहले तो बिल्कुल सही है। रिंडरपेट्स नामक बीमारी का संबंध पहाड़ी मैना से नहीं है, किससे, आपका किससे, जीवन भैंसा से, राजकीय पशु वन भैंसा से है। जबकि पहाड़ी मैना का संरक्षण तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, और पहाड़ी मैना हमारे राज्य का राजकीय पक्षी है। तो रिंडरपेट्स का संबंध आपका वन भैंसा से है, ना कि पहाड़ी मैना, इसलिए आपका दूसरा वाला जोड़ा गलत है। तीसरा, राजकीय प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था, तीसरा आपको बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब प्रदान किया गया, 4 जुलाई 2001 को, तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन रिंडरपेट्स, इसका संबंध पहाड़ी मैना से नहीं है, इसका संबंध किससे, वन भैंसा से, आपको याद रखना है जी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया जा रहा है, सारनाथ स्तंभ ये लाल रंग का है, पहला तो बिल्कुल सही है। वृत्ताकार परिधि, आप इमेजिन करिए, हमारे राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है उसको इमेजिन करिए, देखिए वृत्ताकार परिधि हरे रंग का, ये भी आपका बिल्कुल सही है। धान की बालियां सुनहरे रंग का, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऊर्जा चिन्ह ये पीला रंग का नहीं है,
ये आपका नीला रंग का है ना। जो आपका एनर्जी, जो आपका साइन है, ऊर्जा चिन्ह है, नीले रंग का है, इसलिए चौथा वाला आपका जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला जोड़ा क्या होगा जी आपका, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। राजकीय गीत अरपा परी के धार की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया था? क्या बोल रहा है, अधिसूचना जारी किया गया था बोल रहा है ना। 3 नवंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 14 अक्टूबर 2021 या 5 जून 2019। देखो, राष्ट्रीय गीत अरपा परी की धार की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया? इसका सही आंसर आपका 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर 2019। लेकिन ध्यान रखना आपका 3 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा हुआ था। घोषणा घोषणा देखो, अरपा परी के धार को राष्ट्रीय गीत बनाने की घोषणा 3 नवंबर 2019 को किया गया, लेकिन अधिसूचना जारी कब होता है? अधिसूचना जारी होता है आपका 18 नवंबर 2019 को। और ये जो अरपा परी के धार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है। अगर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की अन्य रचनाओं की बात करता हूँ तो आपका अपूर्वा, अपूर्वा हो जाएगा, सुबह की तलाश, अपूर्वा सुबह की तलाश। उसके बाद होगा आपका मोला गुरु बनाए लेते, सुबह की तलाश, फिर आपका मोला, मोला गुरु बनाए लेते, मोला गुरु बनाए लेते, ये सब इसकी रचना का नाम है। ठीक है, और देखो 14 अक्टूबर 2021 के बारे में ध्यान रखना, इस दिन ना राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया था। इस दिन किसका? राजकीय गमछे का। इस दिन राजकीय राजकीय गमछे का, राजकीय गमछे का क्या किया गया था आपका? लोकार्पण, लोकार्पण किया गया था, ये बात को भी ध्यान रखना है। बाकी 5 जून 2019 को राजकीय प्रतीक वाक्य के रूप में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की घोषणा किया था। राजकीय प्रतीक वाक्य के रूप में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है ना। तो राजकीय गीत अरपा परी की धार की अधिसूचना किस तिथि को जारी किया गया था? 18 नवंबर 2019 को। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्ष 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.18% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 435 किलोमीटर है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 20 मिनट 36 सेकंड है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है। देखो क्या बोल रहा है, वर्ष 2024-25, तो वर्ष 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.18% अनुमानित है, तो पहला बिल्कुल सही है। अगर 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग कितना आपका 3,05,24,000, लगभग इतना जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना 2.18% अनुमानित है, पहला आपका बिल्कुल सही है। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर देखें, 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना था? लगभग 2,55,45,000 है ना, 2,55,45,000 ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या था। आपका वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग बता रहा हूँ ना, 2,55,45,000। इधर और कुछ डाटा आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 435 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। अगर छत्तीसगढ़ के हम लोग पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, हाँ, आपका गिरला जशपुर, गिरला जशपुर ये आपका छत्तीसगढ़ का पूर्वी बिंदु है। और अगर पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो पश्चिमी बिंदु क्या होगा? भद्रकाली, भद्रकाली जो कौन से जिले में पड़ता है? जब आपका बीजापुर जिला में, बीजापुर जिला में। तो छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितना आपका 435 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है ना। वही अगर आपका उत्तर से दक्षिण पूछेगा, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तरी बिंदु रामानुजगंज तहसील जो कि बलरामपुर जिले में आता है, और दक्षिणी बिंदु आपका कोटा तहसील जो कि सुकमा में आता है। तो उत्तर से दक्षिण आपका लंबाई पूछेगा तो 700 से 800 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही। दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, कि छत्तीसगढ़ का पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 435 किलोमीटर है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, उसके बाद आपका सूरजपुर, बलरामपुर, है ना। आप लोगों को पता होगा कौन कौन सा 4 जिला आपका? पहले तो मनेन्द्रगढ़ है ना, मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा। मनेन्द्रगढ़ के बाद आपका कोरिया हो जाएगा, कोरिया के बाद आपका सूरजपुर हो जाएगा, सूरजपुर के बाद आपका बलरामपुर। इन चारों जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। बाकी चौथा, छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी सीमा और सबसे पूर्वी सीमा के बीच समय अंतराल 20 मिनट 36 सेकंड, यही आपको गलत है। एक्चुअल में ना कितना आपका अंतराल है, ध्यान रखना, आपका 16 मिनट 36 सेकंड का अंतराल है। कितना है आपका? 16 मिनट, 16 मिनट 36 सेकंड, 16 मिनट 36 सेकंड का अंतराल है, जबकि यहाँ पास 20 मिनट 36 सेकंड बोला जा रहा है, यही आपका गलत है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, चौथा स्टेटमेंट इसमें असत्य है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत के वर्तमान 28 राज्यों में 5 भू आविष्ठित राज्य है, तो पहले तो आपका बिल्कुल सही है। भू आविष्ठित राज्य से आशय उन राज्यों से है जो किसी अंतर्राज्यीय सीमा अथवा समुद्री सीमा पर स्थित नहीं है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में 21 जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, 21 नहीं आएगा, यहाँ पास 22 आएगा, ठीक है। 22 जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भू आविष्ठित लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, भू आविष्ठित, अगर मैं भू आविष्ठित जिलों की बात करता हूँ तो कितना भू आविष्ठित जिला आपका? 11 है। और आपका अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले की संख्या 22, तो 22 और 11 कितना होगा? आपका 33 हो जाएगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में 21 नहीं आएगा, आपस 22 जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। चौथा, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है, सबको पता है कौन कौन सा? आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और आपका उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका तेलंगाना,
तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आपका आंध्र प्रदेश, है ना। ये आपका 7 राज्य है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राज्य से क्या आपका घिरा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो चौथा भी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोल रहा है, देखो, भौतिक प्रदेश से आशय किसी क्षेत्र की भूगर्भिक बनावट, उच्चावच, ढाल, प्रवाह तंत्र, जलवायु आदि प्राकृतिक धरातलीय स्वरूप से है। भौतिक बनावट के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 भागों में, 3 भाग नहीं होगा आपस, 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। अब ये 4 भाग कौन कौन से, देखो 4 भाग कौन कौन से हैं आप लोग को याद रखना है जी। 4 भाग ना, 4 आपका प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन। चौथा आपका दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तीसरा आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। और चौथा आपका पाट प्रदेश, चौथा आपका पाट प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 भागों में बांटा गया, जबकि यहाँ पास 3 बोला जा रहा है, ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, गलत है। महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल की बात करते हो तो 68,064 वर्ग किलोमीटर, कितना, 68,064 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। जबकि दंडकरण के पठार का इसका कितना आपका 39,060 वर्ग किलोमीटर, ये दंडकरण के पठार का क्षेत्रफल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है कि महानदी बेसिन का क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, गलत है। कितना एक्चुअल में 68,064 वर्ग किलोमीटर, इसलिए आपका तीसरा भी गलत है। चौथा, महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। 1152 मीटर तो मैन पार्ट की चोटी की ऊंचाई है, एक्चुअल में ना बदरगढ़ की ऊंचाई कितना है, 1176, कितना 1176 है, आपको ध्यान में रखना है ना। और पूर्वी बघेलखंड के पठार, इसका आपका एरिया कितना है जी, आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया कितना, 21,863 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर, यहाँ 1152 मीटर है, तो ये भी आपका चौथा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें आपको क्या बोल रहे हैं, सत्य कथन की पहचान। और पाट प्रदेश, इसका क्षेत्रफल लगभग 62,08 वर्ग किलोमीटर इतना है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, भौतिक प्रदेश से आशय किसी क्षेत्र की भूगर्भिक बनावट, उच्चावच, ढाल, प्रवाह तंत्र, जलवायु आदि प्राकृतिक धरातलीय स्वरूप से है। तो जिन्होंने ए आपसे लगाया सबका सही है, दूसरा तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। छत्तीसगढ़ के मैदान का विस्तार लगभग 31,600 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के मैदान की उत्पत्ति कडप्पा सेल समूह के अवसादी सेल महानदी और उसकी सहायक नदियों को अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, देखो, जो आपका मैदानी भाग में मुख्यतः कडप्पा सेल समूह पाया जाता है, और कडप्पा सेल समूह ना आपका चूने पत्थर के लिए बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान में रखना जी। तीसरा, शिवनाथ महानदी दोआब का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, गलत है। शिवनाथ महानदी दोआब का ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है, किधर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, ध्यान रखना। जबकि यहाँ पास बोल रहा है उत्तर से दक्षिण, इसलिए क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा। शिवनाथ नदी, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि महानदी की लंबाई आपका कुल लंबाई 858 किलोमीटर, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। शिवनाथ और महानदी दोआब की औसतन ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, तो ये चौथा तो हमारा बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया, ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा, आपको गलत हो जाएगा। शिवनाथ महानदी दोआब का ढाल ये आपका दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, ना कि उत्तर से दक्षिण। चलिए आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाषाण युग मेहनीर अर्थात पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है, पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है, करका भाटा, कबरा पहाड़, मल्हार या तरी घाट। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, करका भाट। और ये कौन से जिले में आता है, आपका बालोद जिला में, ठीक है, बालोद जिला। तो यहाँ से आपका मेहनीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। बालोद जिला में कुछ कुछ जगह है, जैसे आपको याद रखना है, चिररारी के बाद आपका सोरर, इसके बाद आपका करही बदर, चिररारी, सोरर, करही बदर, ठीक है। करका भाटा, ये सब कहाँ है, आपका बालोद जिला में। यहाँ से पाषाण स्तंभ मेहनीर प्राप्त हुआ है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, है ना। जबकि कबरा पहाड़, ये तो कहाँ है, आपका रायगढ़ जिला में। तो आपका रायगढ़ जिला में, रायगढ़, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र के, यहाँ से आपका सर्वाधिक शैल चित्र के, यहाँ से सर्वाधिक शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए, सर्वाधिक शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये बात को भी आपको याद रखना जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आपका कबरा पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। मल्हार का प्राचीन नाम क्या था, मल्हार का प्राचीन नाम क्या था, आपका प्रसन्नपुर, है ना, प्रसन्नपुर। और इसकी स्थापना किसने किया था, प्रसन्न मात्र नामक शासक ने निडला नदी अर्थात लीलागढ़ नदी के तट पर इसका निर्माण कराया था, इसको भी आपको याद रखना है। चलो, इसका सही आंसर करका भाट। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, कलिंगराज, कमलराज, ऋतदेव प्रथम या पृथ्वीदेव प्रथम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इसका सही आंसर आपका कलिंगराज हो जाएगा, ठीक है, कलिंगराज। अगर इसके शासन काल की बात करें तो आपका 1000 से 1020, है ना, शासन अवधि 1000 से आपका 1020 ईस्वी, है ना। और कलिंगराज ने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया था, उन्होंने तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया था।
और इन्होंने तुमान में महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर महिषासुर मर्दिनी, मर्दिनी है ना, इनका क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। तो इसका सही आंसर आपका कलिंग राज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं कमल राज। कमल राज का शासनकाल आपका 1020 से 1045, जबकि रत्नदेव प्रथम इसका आपका 1045 से 1065 इसका क्या था, शासनकाल था। और इसी रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर नामक शहर बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो जिन्होंने ये आपसे लगाया कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इसका सही आंसर आपका कलिंग राज हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में सिरपुर में स्वास्तिक विहार का निर्माण किया। महादेव, राजगुरु प्रियो रतन महाथेरा, महिंद्रा या प्रभु आनंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका प्रभु आनंद हो जाएगा। प्रभु आनंद, इन्होंने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया था। सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया था। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बार देखते हैं। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे, 1923, 1927, 1929 या 1936। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने थे, इसका सही आंसर आपका 1936 हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा, जब आपका सही हो जाएगा 1936 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। विट्ठल राव दिनकर, बीकाजी गोपाल, केशव गोविंद या महिपत राव दिनकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कौन लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था, आप लोग को पता होगा किसने किया था जी, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना। सूबेदारी प्रथा की जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था। देखो यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। इसका सही आंसर आपका क्या होगा, केशव गोविंद। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी केशव गोविंद के समय में अंग्रेज यात्री कौन आया था, कोलब्रुक आया था। इसके समय अंग्रेज यात्री, इसके समय अंग्रेज यात्री कौन आया था, आपका कोलब्रुक आया था। कौन आया था, आपका कोलब्रुक आया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका इम्पोर्टेंट वो सही है। देखो महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर है ना, उसके बाद केशव गोविंद, भवानी कालू, ये सब आपने नाम सुना होगा, सब सूबेदार के नाम है। तो यहाँ पास क्वेश्चन है कि कौन सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा। इसका सही आंसर आपका केशव गोविंद। और इसके समय अंग्रेज यात्री कोलब्रुक हमारे छत्तीसगढ़ में आया था। महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पिंडी, बीकाजी गोपाल, सखाराम, सीताराम और यादवराव दिनकर, ये सब प्रमुख सूबेदार हुए थे। इसको भी आपको याद रखते हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाभाई को कब गिरफ्तार किया गया था। 12 फरवरी 1932, 16 मार्च 1932, 19 अप्रैल 1932 या 13 जून 1932। इसका सही आंसर आपका 13 जून 1932। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। और इसका ना आपका 85 वर्ष की आयु में 2 जनवरी 1950 को 2 जनवरी 1950 को इसका निधन हुआ था, है ना, निधन हो गया। ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाभाई को कब गिरफ्तार किया गया था, तो आपका 13 जून 1932 को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया। महाकौशल, कान्यकुब्ज, उत्थान और सरस्वती। सीधी सी बात है, सरस्वती पुस्तक आपका जो पत्रिका है ये किसके द्वारा, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, आप लोग को पता होगा। ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी महाकौशल, कान्यकुब्ज, उत्थान, इस पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक सरस्वती पुस्तकालय, तो सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसको भी आपको बताना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। गोड़, उराव, हल्बा या भत्रा। इसका सही आंसर आपका हल्बा जनजाति। देखो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति आपका मुड़िया हो जाएगा। आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति हल्बा हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया हो जाएगा। ठीक है, और सबसे आपका साक्षर जनजाति पूछेगा, साक्षर, तो क्या होगा, आपका उराव हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है, तो हल्बा हो जाएगा। बाकी गोड़ हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है ना। हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग आपका 56% गोड़ जनजाति है। स्पेशली ये लोग ना कहाँ, बस्तर अंचल में निवास करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में गोड़ जनजाति का निवास स्थान है, लेकिन मुख्य रूप से आपका बस्तर अंचल में लोग निवास करते हैं। उराव जनजाति ये सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो हल्बा जनजाति है आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, आपका धमतरी हो गया, है ना, आपका इधर राजनांदगांव हो गया, इस साइड क्या करते हैं, हल्बा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बालोद हो गया यहाँ भी। चलो, तो हमारे क्वेश्चन का क्या था कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सबसे अधिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है, तो हल्बा ये कृषि कार्य करती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा कार्य करती है, कृषि कार्य करती है।
छत्तीसगढ़ में विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है, मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति, इसकी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करते हैं तो आपका कुल 7 जनजाति को छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से आपका 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने 5 जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, जबकि आपका 2 जनजाति को राज्य सरकार ने 2 जनजाति को राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। अब ये 5 जनजाति कौन कौन से, पहला अबुझमाड़िया, दूसरा आपका बैगा, तीसरा आपका बिरहोर, चौथा आपका, तीसरा बिरहोर हो गया ना, बिरहोर, चौथा आपका कमार, पांचवा आपका पहाड़ी कोरवा। ये आपका 5 जनजाति जिसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जबकि 2 जनजाति आपका पंडो और भुंजिया, इसको राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। और विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं, तो वे जनजाति समूह जो अन्य जनजाति की तुलना में पिछड़ी हुई अवस्था में या जनजातीय समाज के मुख्य धारा से कोसों दूर है, उसको ही विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। ठीक है, और विशेष पिछड़ी जनजाति देने का आधार क्या क्या है, आपका साक्षरता दर को देखा जाता है, घटती जनसंख्या स्तर को देखा जाता है, साथ ही साथ उसके आदिम जीवन प्रणाली को देखा जाता है जनजातियों की। ठीक है, फिर आपका विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 7, जिन्होंने 4th ऑप्शन लगाया आपका सबका आंसर आपका सही है। 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 5 को केंद्र सरकार ने और 2 को राज्य सरकार ने। वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका तीसरा, है ना। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, आपका तीसरा स्थान है। सीजीपीएससी यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले हम तो एमपी आ जाता है ना, तीसरे नंबर में क्या आता है हमारा छत्तीसगढ़ आता है, ये आपको याद रखना है। पंथी नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है, यदुवंशी, गोंड, अबुझमाड़िया, सतनामी समुदाय। जो पंथी नृत्य होता है उसको सतनामी समुदाय के द्वारा करते हैं। आपका गुरु घासीदास के जीवन चरित्र को पंथी गीत के माध्यम से गाया जाता है और गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, और पंथी नृत्य करते हुए पिरामिड का निर्माण किया जाता है पुरुषों द्वारा, और कलाबाजी किया जाता है। और पंथी नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में मांदर एवं झांझ का प्रयोग होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पंथी नृत्य के भीष्म पितामह किसको मानते हैं, आप लोग बताओगे पंथी नृत्य के भीष्म पितामह किसको मानते हैं जी, जो साकरा के निवासी है, धमतरी जिले के साकरा के निवासी है, देवदास बंजारे जी को पंथी नृत्य के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। चलो, इसका सही आंसर आपको 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, टिमकी किस लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है, पंडवानी, भरथरी, चंदनी ज्ञान या पंथी। जो आपका टिमकी होता है ना, ये आपका चंदनी ज्ञान में प्रयुक्त होने वाला क्या है आपका वाद्य यंत्र है। चंदनी ज्ञान में प्रयुक्त होने वाला क्या आपका वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, चंदनी ज्ञान में क्या होता है, इसमें लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है, जिसमें से लोरिक को रीवा की और चंदा को आरंग के निवासी माना गया है। इसमें वाद्य यंत्र के रूप में टिमकी और ढोलक का प्रयोग होता है जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आपका पंडवानी का शाब्दिक अर्थ होता है पांडवानी, अर्थात महाभारत की कथा का छत्तीसगढ़ी में गीत में आख्यान को पंडवानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पंडवानी सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। पंडवानी के अगर हम लोग नायक की बात करते हैं तो भीम और नायिका द्रौपदी हो जाएगा, है ना। और पंडवानी में एक हुंकारू देने वाला होता है जिसको रागी कहा जाता है। पंडवानी में वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा और खड़ताल का प्रयोग होता है। पंडवानी गायन की 2 शैलियां हैं, वेदमती शैली और कपालिक शैली। वेदमती शैली में केवल शास्त्र सम्मत गायन का कार्य होता है, जबकि कपालिक शैली में गाने के साथ साथ नृत्य भी होता है। ठीक है, वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार आपका झाड़ू राम देवांगन, पूनाराम निषाद, रेवा राम साहू, रितु वर्मा। लेकिन कापालिक शैली की तीजन बाई, शांतिबाई, उषाबाई, ये सब आपका कापालिक शैली के प्रमुख आपका क्या कलाकार है। चलो, भरथरी गान राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग गाथा पर आधारित एक लोकगीत है। और भरथरी गान के प्रमुख गीतकार कौन है, स्वर्गीय श्रीमती सूरजबाई खांडे। और भरथरी गान में वाद्य यंत्र के रूप में आपका सारंगी और एकतारा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या होगा आपका टिमकी किस लोक गीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है, तो चंदनी ज्ञान। बाकी पंथी के बारे में इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था। आगे बात करते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विषय में सही क्या है, वह नगर पालिका परिषद का कार्यपालन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है भाई, है ना। वह परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता है, बिल्कुल सही है। वह परिषद की बैठक में मत व्यक्त कर सकता है, और यह वह परिषद की बैठक में मत दे सकता है। देखो, आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है ना? और चौथा वह बैठक में मत दे सकता है बोल रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका सही आंसर आपका 1, 2 और 3, इसका सही आंसर आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा, है ना। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विषय में क्या सही है, वह नगर पालिका परिषद का कार्यपालन अधिकारी होता है। वह परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहता है, और वह परिषद की बैठक में मत व्यक्त कर सकता है ना, अपना मत दे सकता है, अपना राय दे सकता है, लेकिन वो बैठक में मत नहीं दे पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इसका सही आंसर आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, पंचायतों के प्रति, जिलाधीश के प्रति, जनपद अध्यक्ष के प्रति, या केवल ग्राम सभा के प्रति। इसका सही आंसर आपको जिलाधीश के प्रति। जिन्होंने 2nd ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा, जिलाधीश के प्रति हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएटेड डिटर्मिनर्स, इट वॉज नाइस टू हियर
जो आपका ब्लैंक स्थान यहाँ क्या आएगा, इंग्लिश स्पोकन विथआउट अ स्पेनिश एक्सेंट, ए एन द और नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इट वॉज नाइस टू हियर इंग्लिश स्पोकन विदाउट अ स्पेनिश एक्सेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना है ना, याद रखना। भाषाओं के, यहाँ पास इंग्लिश लिखा है ना, तो भाषा का नाम है, तो भाषाओं के नाम के पहले, भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसका, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। चलो, जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इर्रिवोकेबल्स। चलो, ये आपका एक वर्ड दिया गया है इर्रिवोकेबल, इसको क्या, इसका क्या ढूंढना है आप लोग को, आपका सिनोम्स ढूंढना है ना, इसका आपको समानार्थी ढूंढना है। ये आपका शब्द दिया गया है आपका इर्रिवोकेबल है ना। इसका अगर हिंदी में देखा जाता है तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है आपका, हिंदी में इसका मीनिंग होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय हिंदी में इसका मीनिंग होता है। अब इसी के समान अर्थ वाले हमको शब्द को चुनना है, वर्ड को चुनना है। देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है, अनमेडिकेटेड है ना, अनमेडिएटेड, उसके बाद आपका क्या दिया है, आपका इरिवर्सिबल, फिर आपका इरिस्पॉन्सिव। तो देखो अपरिवर्तनीय इसका अर्थ होता है, तो इसी के साथ से आपको अर्थ देखना है। इसका सही आंसर आपका इरिवर्सिबल, जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। इरिवर्सिबल इसका भी मतलब क्या होता है आपका, अपरिवर्तनीय हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। ठीक है, चलो, और रिवर्सिबल मतलब तो परिवर्तनीय होता है। चलो, इसका सही आंसर आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द फेमिनाइन ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो डक, है ना। तो डक का आपको क्या बताना है, आपको फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, देखो बोल रहा है कि सेलेक्ट द फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ द वर्ड गिवन बिलो डक। देखो डक का क्या होगा, अगर हेन की बात करते हैं, अगर हेन की बात करते हैं तो हेन का क्या हो जाएगा, आपको कॉक हो जाएगा, है ना। हेन एक आपका क्या है, आपका फेमिनाइन है, इसका मैस्कुलाइन क्या होगा, कॉक होगा। आगे बात करते हैं आपका बीच, बीच का आपका क्या होगा, बीच का अगर बात करते हैं ये भी फेमिनाइन है, बीच का मैस्कुलाइन क्या होगा, आपका डॉग होगा, डॉग हो जाएगा। जबकि आपका ड्रैक, ड्रैक किसका आपका क्या होगा, ड्रैक आपका डक का क्या होगा, आपका मैस्कुलाइन होगा, तो डक का क्या होगा, आपका डक का ड्रैक हो जाएगा। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया, ड्रैक मतलब क्या होता है, डक मतलब बदक होता है ना, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डायरेक्शन, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड टूथ, टूथेस, मतलब टूथ है ना, ये जो गिवन वर्ड टूथ है इसका आपको प्लूरल फॉर्म ढूंढना है, टूथेस, टूथ्स, टीथ या टिथ्स। इसका सही आंसर आपका टीथ हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका टीथ हो जाएगा, है ना। आपको टूथ का बहुवचन ढूंढना है, टूथ का बहुवचन क्या होगा, आपका टीथ हो जाएगा, टूथ का क्या होगा, आपका टीथ हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, जिसका स्पेलिंग में मिस्टेक है उसको आपको चुनना है। देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन को देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो आपका फैथम, प्रोफिशिएंट, उसके बाद कॉलेजियम, उसके बाद कमीशंस। बताओ इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, इसमें फोर्थ ऑप्शन गलत है। एक्चुअल में कमीशन इस प्रकार से नहीं होता, कैसे होता है, COMMI, है ना, COMM, इसको वापस लिखना, देखो COMMI, उसके बाद आपका SSION, ये होता है कमीशन, ये होता है, लेकिन यहाँ पास एक गलत आपका इसका स्पेलिंग गलत है ना ये। तो आशा कर रहा हूँ आज आप लोग को क्वेश्चन आंसर पसंद आया होगा। ये आपका तीसरा मॉडल प्रश्न पत्र था, है ना। थोड़ा स्पीड इसलिए चला हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने होते हैं, अगर धीरे धीरे चलूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और यार कई बार ऐसा होता है कि बीच में लाइट वगैरह भी ऑफ हो जाता है ना, तो फिर पूरा वीडियो रिकॉर्ड करें वो पूरा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी किया हूँ, ठीक है। बाकी अगर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बात करते हैं तो मैं 4-5 क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ। अगर आपसे पूछता है कि आपका तेंदुआ, तेंदुआ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तेंदुआ, तेंदुआ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक मैं जनौला दे रहा हूँ, जनौला का आप लोग को अर्थ बताना है। एक जनौला, उसका अर्थ आप लोग को बताना है, वो जनौला क्या है, जनौला है जी आप लोग को बताना है नानचन टूरी, है ना, नानचन टूरी के बड़े जन पूछी, नानचन टूरी के बड़े जन पूछी, ये जनौला का आप लोग को अर्थ बताना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से संबंधित क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि चलो ये तो मैंने जानवर से रिगार्डिंग क्वेश्चन कर दिए थे ना, तेंदुआ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, कि आपका अनार नहीं, चलो ऐसा करते हैं, आपका केला जो कि सब्जी का नाम है, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, इसको बताना है। केला को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ी बोली का विकास कौन से हिंदी से हुआ है, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास ये कौन से हिंदी से हुआ है,
कौन से हिंदी से हुआ है, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास कौन से हिंदी से हुआ है। और अंतिम पांचवा प्रश्न है ना, एक प्रश्न और कर दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास कौन सी हिंदी से हुआ है, ये भी आप लोग को बताना है। और आपको बताना है छत्तीसगढ़ी में निर्मित प्रथम फिल्म कौन सा था, छत्तीसगढ़ी में निर्मित प्रथम फिल्म कौन सा था, इसका भी आप लोग को आंसर करने हैं, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रथम नाटककार, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार किन्हें माना जाता है। ये मैंने कुछ लैंग्वेज के भी आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए। चलो ऐसा करता हूँ भाई, मैं आंसर ही बता देता हूँ। देखो, तेंदुआ को छत्तीसगढ़ी में बूंदी बाग, तेंदुआ को छत्तीसगढ़ी में बूंदी बाग कहा जाता है। नान चंतुरी के बड़े जन पूछी, सुई धागा की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, सुई धागा की बात हो रहा है। केला को छत्तीसगढ़ी में केरा कहा जाता है ना। छत्तीसगढ़ी बोली का विकास कौन से हिंदी से हुआ है, पूर्वी हिंदी से हुआ है। और आपका प्रथम फिल्म कौन सा है, कही देवे संदेश, प्रथम फिल्म कौन सा है, कही देवे संदेश, ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ी में निर्मित। और प्रथम नाटककार छत्तीसगढ़ के क्या होगा आपका, प्रथम नाटककार है ना, लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार हो गए, ठीक है। चलो, आशा कर रहा हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जी, है ना, सपोर्ट बहुत जरूरी है अभी आप लोग का। और थोड़ा स्पीड चला हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने थे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।